वो हमें स्लाइड्स तो मिल गई हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस भी आप प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सही है। मैं यूट्यूब भी, क्योंकि कभी कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो अ, ओके, बात कट जाती है, तो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहां से ओके, थोड़े से। ओके, we'll upload the थैंक यू सर। थैंक यू। lecture on the YouTube also। लेकिन मैं वैसे आपको ये बता रहा था कि वो तो हम रेगुलरली करते हैं और करेंगे, आप वी विल डू दैट। अच्छा, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप लोग फिर भी क्लास लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिए और उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री या एडिशनल चीज़ इस्तेमाल करें for something which got missed because of the connection problem or and power problem, only for those things। और मे भी कोई चीज़ को आप दोबारा एम्फेसाइज करने के लिए देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करें, बट डोंट यूज इट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास भी अटेंड करें और क्लास में अपने तमाम क्वेश्चंस पूछ के अपने डाउट्स भी क्लियर करें, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। उसके बाद फिर यूट्यूब लेक्चर्स भी आपके लिए कारआमद होंगे और वी विल डू दैट एज यू हैव सेड। ओके, ऑलराइट, हमने ये एग्जांपल्स लास्ट टाइम देखी कि कैसे ये यूज़ होता है। हमें नीड पर है पैरेलल प्रोसेसिंग की, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम जो आम हालत में सॉल्व नहीं होते, और जब तक आपके पास हाई स्पीड पैरेलल प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी ना हो। तो ये हमने उसको क्वांटिफाई किया था कुछ प्रॉब्लम्स को। एक प्रॉब्लम ग्लोबल वेदर की थी, इसको क्वांटिफाई किया। दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की थी, इसको क्वांटिफाई किया। तीसरी प्रॉब्लम जो हम देख रहे थे, इन विच केस वी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ दिस पावर फेल्योर एंड वी वर डिस्कसिंग दिस। मैंने इसमें आपको ब्रीफली बता दिया था कि जो आप अपने क्रिप्टोग्राफी के कोर्स में बहुत डिटेल से ये चीज़ें देखोगे कि आपके एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर होते हैं और दोनों के एंड पर एक शेयर्ड की इस्तेमाल हो रही होती है, और सिक्योरिटी का क्राइटेरिया ये है कि उस की को सीक्रेट रखना। की का साइज ह्यूज होता है। की सीक्रेट किस तरह है कि की का साइज ह्यूज है। अगर कोई रैंडमली ट्राई करके तमाम पॉसिबिलिटीज की ट्राई करना चाहे तो वो कोड को ब्रेक नहीं कर सकता। यानी जब आपके दोनों एंड्स पर एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर पर एक की इस्तेमाल हो रही है, तो जो अटैकर है वो, उसके पास की नहीं है, तो वो ये करेगा कि वो की जो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं उनको अगर ट्राई करे तो उनमें से एक वैल्यू की वैलिड वैल्यू होगी और वो कोड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन की तमाम वैल्यूज को ट्राई करना नॉर्मल। सर जी सर, ये आप क्रिप्टो पढ़ा रहे हैं क्या, पीडीसी? ईडीसी जी जी। ये मैं आपको ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम्स जो बता रहा था पीडीसी में, कि सम प्रॉब्लम्स विच आर वेरी टाइम टेकिंग टू सॉल्व बाय द सीक्वेंशियल मेथड, उसमें मैं आपको एक ये 3 एग्जांपल्स क्वांटिफाई कर रहा था। एक ग्लोबल वेदर की थी, एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की थी, और तीसरी एग्जांपल फ्रॉम द पैरेलल प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, breaking the code by finding the key through the brute force attack। ये प्रॉब्लम, इसमें आपको शायद कंफ्यूजन ये आ रहा है कि इसमें जिक्र कोड ब्रेकिंग का हो रहा है और एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का हो रहा है, मगर यहाँ हम उसको देख रहे हैं एज ए पैरेलल प्रोसेसिंग हाई स्पीड कंप्यूटिंग इशू एंड हाउ टू डू इट फास्ट। ओके, अच्छा,
तो अब अगर की को ब्रेक करना है, जिस तरह पासवर्ड किसी का आपको ब्लाइंडली फाइंड करना हो, तो एक तरीका ये था ब्रूट फोर्स का कि आप उस पासवर्ड्स के तमाम पॉसिबिलिटीज ट्राई करें। इसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। तो अगर कोड ब्रेक करना हो एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर में, तो जो अननोन पर्सन जिसके पास की नहीं है, उसके पास एक ब्रूट फोर्स तरीका ये है कि वो तमाम कीज को ट्राई करे। किसी भी टाइम फ्रेम में की का साइज इतना बड़ा होता है कि अगर आप अपने सीक्वेंशियल कंप्यूटर से तमाम कीज को ट्राई करें वन बाय वन, तो इट विल टेक ट्रेमेंडसली इम्पॉसिबल टाइम, जिस तरह हमने पिछले दो प्रॉब्लम्स में देखा। और इसके लिए फिर आपको एक मैनेजेबल टाइम में करने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंप्यूटिंग की ज़रूरत पेश आती है, ये इस सेंस में। अब उसको क्वांटिफाई करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है कि द प्रॉब्लम ऑफ सर्चिंग फॉर द की इन ए ब्रूट फोर्स मेथड कैन बी दैट बिग, इस बात को दिखाने के लिए यहाँ ये मैंने क्वांटिफाई की हुई हैं वैल्यूज, कि अगर की का साइज 32 बिट हो तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो की ट्राई करनी है वो 2⁻32 करनी पड़ेंगी। जैसे जब 4 बिट का नंबर है तो आप 2000 से लेकर 111 तक 2⁻4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 16 पॉसिबिलिटीज। इसी तरह 32 बिट के लिए 2⁻32 पॉसिबिलिटीज की हैं जो आपको ट्राई करनी है। उसका नंबर अगर हम 10 टू पावर बेस में देखें इस नंबर को, तो इट विल बी लाइक दिस, ह्यूज नंबर लाइक दिस। ये इट विल बी ह्यूज नंबर लाइक दिस। इसको अगर हम कोई एक सीक्वेंशियल डिक्रिप्टर इस्तेमाल करें और इन तमाम कीज को वन बाय वन ट्राई करें, तो हमें, अगर हम कहते हैं कि हमें 1 माइक्रोसेकेंड, एक डिक्रिप्शन 1 माइक्रोसेकेंड में हम हासिल कर सकते हैं, तो हमें सो मैनी माइक्रोसेकेंड चाहिए होंगे उस की को ब्रेक करने के लिए, और विच कम्स टू बी 35.8 मिनट्स। ये इतने माइक्रोसेकेंड जो है सो मैनी मिनट्स के बराबर है। अगर आप एक सीक्वेंशियल सिस्टम विच इज सो फास्ट कि 1 माइक्रोसेकेंड में पूरा डिक्रिप्शन एल्गोरिदम चला दे, हम एक फास्ट सीक्वेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमें इतने मिनट्स लगेंगे। यही चीज अगर हम एक फास्टर सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस सिस्टम इस्तेमाल करें जो 1 माइक्रोसेकेंड में 10⁻6 डिक्रिप्शन कर सके, ये कोई सुपर कंप्यूटर या पैरेलल सिस्टम विद सो मैनी प्रोसेसर्स होगा जो इस तरह की स्पीड हासिल करेगा, तो हम ये काम 2 मिलीसेकेंड में कर लेंगे, 2.15 मिलीसेकेंड, वेरी फास्ट ब्रेकिंग ऑफ ए कोड which has a 32-bit key by using such a supercomputer, 2 milliseconds. But even in a sequential system, you can do it in a reasonable time. 35 minutes में अगर आप कोड ब्रेक कर लेते हैं तो you don't mind, आप कहोगे okay, I'll do it. So, but key sizes are normally much larger. In the older time, they were 32 bits, and it was at that time an impossible size. But with time, the size keeps increasing to keep it impossible. इसके बाद ये 56 बिट की का एक एल्गोरिदम था DES, जिसकी डिटेल आप पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के कोर्स में। यहाँ हमारा एम एल्गोरिदम्स की डिटेल समझाना नहीं है, यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग की नीड फॉर डूइंग दैट CNS प्रॉब्लम अगर ब्रूट फोर्स से करनी है। 56 बिट्स थे DES के। इस केस में ये number of attempts हैं, requiring so many microseconds, which makes 1142 years. Even DS जो 56 bits था, अगर आप इतने sequential system से करते तो it is impossible. It was impossible. That is how the DS stayed so long in the domain of cryptography.
and it still is for the legendary systems. लेकिन यही काम अगर आप इस कंप्यूटर से, जो सुपर कंप्यूटर है, करें तो आपको 10 आवर्स चाहिए. और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ है डीएस के साथ. डीएस वाज अ वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम. पीपल ट्राइड देयर बेस्ट और वो इसको एल्जेब्रिकली ब्रेक नहीं कर सके. थोड़े बहुत एक आध बिट की उन्होंने कंप्रोमाइज ढूंढा, मगर एल्जेब्रिकली डीएस ब्रेक नहीं हुआ टिल दिस डेट. ठीक है. लेकिन इसके जो ये ब्रूट फोर्स अटैक में विद टाइम जब पैरेलल सिस्टम्स की वजह से स्पीड बढ़नी शुरू हो गई, तो ये इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई. और देयर वाज अ टाइम व्हेन बाय यूजिंग द very large number of ASICs, which are tiny dedicated processing things in large number, people use that parallel processing on ASICs and broke this. There were competitions in which the time for DS breaking started decreasing to first maybe in the order of days and then in the order of such hours. As when it happened in hours, the DS was considered no more safe and taken off for new people coming into it. And that is how a new algorithm was developed, which was larger bits having key, 128-bit AES. That still is unbreakable because the size of the key is such that not only the sequential system requires 5.4 into 10 to the power 24 years, even such fast parallel systems as this will also require 5.4 into 10 to the power 18 years. So it still is unbreakable. But the race goes on. This parallel processing supercomputing techniques keep improving. And like DS, there may be a day when the processing abilities like quantum computing is having that promise now that it may do that. So when those techniques break this brute force thing, that algorithm goes off. Okay? इसी तरह ये दूसरे एग्जाम्पल हैं. So that is an example why such a high performance supercomputing capability is needed. Okay. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्सर बहुत से प्रॉब्लम जो पहले हम सॉल्व कर रहे थे और अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिसेस के और इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के, जब वो साइज में बढ़ जाते हैं, रेजोल्यूशन बढ़ती है और टाइम, नीड ऑफ टाइम डिमांडिंग हो जाती है, तो फिर हमें उसमें भी पैरेलल प्रोसेसिंग की जरूरत पेश आती है. अगरचे ये काम सीक्वेंशियल डोमेन में पहले हो रहे हैं और हो रहे थे, लेकिन जब इनमें दो बातें होती, जब साइज डाटा का बढ़ता है और टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस दैट रिड्यूसेस, तो फिर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग से ये वाले प्रॉब्लम भी सॉल्व करने पड़ते हैं. उसकी मिसालें यहाँ पर ये चंद एक मिसालें दी हैं कि डाटा सेंटर्स जो है प्रेजेंट टाइम में और क्लाउड नेटवर्क्स जिसमें यूजर्स जो हैं टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यूजर्स या इससे ज़्यादा यूजर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे होते हैं डाटा सेंटर्स को, जो क्लाउड में अब एग्जिस्ट करते हैं. और ऐसे बिजनेसेस, ई बिजनेसेस जैसे अमेज़ॉन है, या कंटेंट के सर्वर्स जैसे यूट्यूब, एकेमी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इसी तरह सर्च इंजन जैसे डाटा माइनिंग, गूगल वगैरह, इन सब का साइज क्लाउड में डाटा सेंटर्स का, यूजर्स का बहुत ज़्यादा है. इसलिए इसमें भी वो पैरेलल सिस्टम्स बना के और फिर इस चीज़ को स्पीड अप करके और अपने इस चैलेंजिंग टास्क को मीट करते हैं. मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं और हर एप्लीकेशन इज सर्विंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और उनको मैनेज करना, उनको लोड बैलेंसिंग करना और फिर उनको नेटवर्क डाटा के बॉटलनेक्स को हैंडल करना, ये सारे काम इस तरह से अचीव किए जाते हैं. और इसका डाटा आप वही जैसे मैंने आपको बताया था top500.org में
सुपर कंप्यूटर्स का ये डाटा आपको मिल सकता है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसमें एक अभी टॉप लेवल डायग्राम हम देख लेते हैं, बाद में ये सारी चीज़ें आप और डिटेल से करेंगे कि ये जो डाटा सेंटर्स हैं जो इस ह्यूज नंबर ऑफ होस्ट को क्लाउड में डील कर रहे होते हैं, ये एक उनकी टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन शो की है। They have rich interconnection among the switches and the racks of processing nodes, and they need the increased throughput between racks and multiple routing paths between them. और उनको फिर रिलायबिलिटी की भी ज़रूरत होती है कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और उसकी वजह से आप रिडंडेंसी रखते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस रखते हैं। तो इसकी ये एक टिपिकल केस है कि आपको ये एक रैक है, सर्वर रैक्स डेटा सेंटर में, जैसे जो ये बड़े डेटा सेंटर्स हैं उसकी हम दिखा रहे हैं कि सर्वर एक डेटा सेंटर में there may be, let's say, in one rack maybe 20 40 so many 50 100 सर्वर्स का एक रैक है। ये ह्यूज, जैसे आपको नजर आता है पिक्चर में, लास्ट पिक्चर में भी आपको दिखाया, ये इस तरह से है, racks of servers and their interconnectivity। तो ये एक रैक है जिसमें आपको मे बी 100 सर्वर्स और सो मौजूद हों। फिर इस तरह के ओके, इस तरह के हमारे बहुत सारे रैक्स ये आप देख रहे हो। सो देयर में बी हंड्रेड्स ऑफ सच रैक्स।
ओके, तो ये इसमें हम ऑलराइट, तो इसमें ये लोएस्ट लेवल पर हमारे ये रैक्स हैं, ये लोएस्ट लेवल पर हैं, जिसमें हर रैक में हंड्रेड्स ऑफ सर्वर और इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ रैक्स। हर रैक के ऊपर टॉप ऑफ द रैक स्विच, यानी ये स्विच इन तमाम रैक पर में जो सर्वर्स हैं उनको पाथ प्रोवाइड करता है टू दी हायर लेयर ऑफ स्विचेस। और इस तरह के टॉप ऑफ द रैक स्विचेस हर रैक पर हैं। फिर टियर 2 स्विचेस आ जाते हैं, जिसमें ये मल्टीपल रैक्स के स्विचेस आपस में पाथ प्रोवाइड करते हैं टू दिस एंड देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, और इस तरह। फिर उसके ऊपर टियर 1 स्विचेस हैं, जो इन टियर 2 स्विचेस को आपस में इंटरकनेक्ट करके पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसके जरिए से आप देख सकते हो कि फ्रॉम एनी सर्वर इन एनी रैक टू एनी सर्वर टू अनदर रैक आपको फास्ट स्विचिंग पाथ अवेलेबल हैं। और इस तरह आप आउटसाइड से ये रैक्स फिर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, बॉर्डर राउटर के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। और जो इंटरनेट से डेटा या होस्ट की क्यूरीज आती हैं, वो फिर ये लोड बैलेंसर उनको डिसाइड करते हैं कि वो कौन से सर्वर्स के रैक पे भेजें और वहां से प्रोसेस करवाएं। तो ये लेयर ऑफ टियर्स ऑफ स्विचेस along with the router to the internet world makes a data center. अब आप इसमें देखेंगे कि parallelism is huge. ये each server is a one. This itself may be having or will be having parallelism of GPUs, right? But ऐसे hundreds and thousands of nodes इस्तेमाल होकर हमारे ये सर्च इंजन और इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। So that is a very common level of usage for this. ये शो कर रहे हैं path between the servers, path coming from outside, passing through the load balancer and going to the right server which has less load. ये उसकी हमने यहाँ पे दिखाया है।
इसी तरह एप्लीकेशंस में जो हम अपने एक दूसरे कोर्स में आपको डीप लर्निंग का कोर्स हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम आपको डीप लर्निंग तमाम एप्लीकेशंस और उसके कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वहाँ पर भी जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो पॉसिबल हुए हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की वजह से। जीपीयू बेस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग जब मुमकिन हुई तो मौजूदा टाइम का डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कामयाब हुआ। जब तक जीपीयूज, बाद में टीपीयूज भी आ गए, जीपीयूज के जरिए से हाई स्पीड पैरेलल प्रोसेसिंग मुमकिन नहीं थी, तो ये जो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट था ये एग्जिस्ट कर रहा था फ्रॉम मच ओल्डर टाइम, बट जीपीयू के ना होने से द कॉन्सेप्ट डिड नॉट सक्सीड। In fact, artificial intelligence faced twice a big bad times of failures because of such a lack. But thanks to GPUs कि उन्होंने इतनी हाई स्पीड पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड की कि इन प्रेजेंट टाइम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पॉसिबल है और सक्सेसफुल है। अच्छा, ओके जी, अबू बकर आपका क्वेश्चन है, पूछिए। यू सर हैव सम ये क्वेश्चन? जी सर, ये पैरेलल प्रोसेसिंग तो ठीक है, जिस तरह आपने क्लाउड की बात की, क्लाउड पे हम रिसोर्स खुद लेते हैं। जैसे कि हम गूगल क्लाउड पे गए और उससे कहा कि इतने की रैम हमें चाहिए, इतने सीपीयू चाहिए और ये चीजें हमें चाहिए, ये हमें एक इंस्टेंस क्रिएट कर दो। ठीक है। तो यहाँ तो पैरेलल प्रोसेसिंग तो नहीं यूज हो रही ना सर, या यूज हो रही है? ओ, ये जो अभी मैंने आपको डाटा सेंटर बताया, क्लाउड में ये जो जी सारे बिग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे हैव हंड्रेड्स, maybe thousands of such data centers working for them in a well integrated form, which have, यस तो आप जब सबमिट करते हो अपनी रिक्वायरमेंट, वो आपको जो चार्ज करते हैं उसके बाद दे डायरेक्ट यू टू वन ऑफ दीज डाटा सेंटर्स बिकॉज दे आर मैनेजिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड एंड यू गेट दैट सर्विस। अच्छा, उसमें उनकी अपनी बेसिक सर्विस में पैरेलल प्रोसेसिंग जीपीयू और टीपीयू वगैरह यूज हो रहे हैं और मौजूद हैं। इवन इन मैनी केसेस, जो आप अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, हम आपको अगर गूगल क्लाउड पर उसको सॉल्व करवाएंगे तो गूगल लैब से कराएंगे, तो उसमें आपको बकायदा वो चॉइस देगा कि भाई जी आपने ये चीज नॉर्मल सिक्वेंशियल से करनी है या जीपीयू से या टीपीयू से। इवन इंस्टेंस बाय करने में या सर्विस बाय करने में आप जीपीयू की नीड को बताते हो। जब आप बहुत सारे आप इंस्टेंस बाय कर सकते हो, अगर आपको जीपीयू रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो यू विल गेट चीपर इंस्टेंस। वो हाई स्पीड प्रोसेसिंग करनी है तो वो आपके पूछ इंस्टेंस रहे हैं, कॉस्ट कम होगी। जब आप जीपीयू बेस्ड इंस्टेंसेस लोगे उसकी कॉस्ट मच हायर होगी। तो इस तरह वो ये ज्यादा इस, हो जाएगी। जी, और फिर वहां से सर्विस भी लेने के कई लेवल्स हैं। बाज दफा आप खाली इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हो कि यार मुझे जीपीयू और इसकी एक्सेस दें, मैं उस पर अपनी वो लिखूंगा एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम और ये मैं करूंगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस वाला रोल है। मगर अक्सर जो यूजर हैं वो इस तरह की चीज लेते हैं, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं या एप्लीकेशन एज ए सर्विस लेते हैं। तो हम सब अक्सर एप्लीकेशन एज सर्विस लेते हैं। हम कहते हैं यार मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे क्यूडासी रनिंग ऑन जीपीयू, क्या वो टाइम इंस्टेंस दे दें। वो हर एक की कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन आप क्या ले रहे हो मुख्तलिफ होती है, मगर ट्रेमेंडसली जीपीयूज और पैरेलल प्रोसेसिंग क्लाउड में यूज वो खुद भी करते हैं। और आप जब सर्विस बाय करोगे तो आपकी कॉस्ट इस पे डिपेंड करेगी कि आप जीपीयू की सर्विस इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और बहुत ज्यादा फर्क होता है उनकी कॉस्ट में। हम आपको क्लाउड में यूज यस करवाएंगे पैरेलल अपनी प्रोसेसिंग के लिए गूगल लैब के जरिए से। वहां पर ये आपको फ्री सर्विस अवेलेबल है, मगर उसमें जीपीयू का इस्तेमाल आप करोगे अपने प्रोग्राम्स क्यूडा सी के लिखने के लिए, जब ऑनलाइन ये काम करोगे। जब लैब में करोगे
तो हमारे अपने सिस्टम में हमने अपने सर्वर में जीपीयू को इंस्टॉल किया हुआ है फॉर यू टू यूज दो सर्विसेज लाइक द क्लाउड सर्विसेज. ओके, तो यस इट इज वेरी मच सही देयर. ओके, सही सही. अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि ये हुआ क्या कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 20-30 ईयर्स से 40 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही थी. इसके ये वाले ओके, तो यहाँ सिर्फ एक जस्ट एक आपको ग्लोबल पिक्टोरियल व्यू दिखाया है कि वे दृश्य जहाँ पर आपके एक्सटेंसिव न्यूरल नेटवर्क में जीपीयू इस्तेमाल होता है, वेयर डज इट लाई. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिग फील्ड है. उसका एक स्पेशलाइज्ड एरिया मशीन लर्निंग है. और मशीन लर्निंग में जहाँ एक्सटेंसिव न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशन जो जीपीयू यूज़ करते हैं, उसका ये डीप लर्निंग है, जो आजकल के टाइम में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेटिवली सक्सेसफुल डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और हम इसको आपको एक अलग कोर्स में ये पूरा सिखाते हैं. यहाँ बताने का मकसद ये है कि उसमें जो ह्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स है वो जीपीयू की इस पैरेलल प्रोसेसिंग से सॉल्व होता है. ये आपको समझने की इतनी ज़रूरत अभी नहीं है, ये आपके उस कोर्स का हिस्सा है, बट जस्ट टू शो अ व्यू कि वाई हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ जीपीयू की नीड पड़ती है. वो ये है कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब है कि ये जो बीच की रेड हिडन लेयर्स हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा उसमें होती है. ये इनपुट साइड है जिधर आपका प्रोसेसिंग के लिए जैसे एक इमेज आता है, रॉ इमेज आ रहा है, जिससे आपने इंटेलिजेंटली पहचानना है कि वो क्या चीज़ है, क्या नंबर है, लेट से, या कौन सा एनिमल है पिक्चर में, वो यहाँ फीड करते हैं. उसकी लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टिविटी फ्रॉम ईच नोड टू ईच नोड एग्जिस्ट करती है कनेक्टिविटी. तो आपको बहुत सारे ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन के काम हर नोड पे करने पड़ते हैं. यहाँ पे वो ह्यूज मैट्रिसेस की प्रोसेसिंग की नीड आ जाती है. हर बिटवीन एनी टू लेयर्स वो नीड होती है. और ऐसी बेतहाशा लेयर्स होती हैं. फिर वो आउटपुट पे आप प्रोसेस करके वो आपको आइडेंटिफाई क्लासिफाई करता है कि व्हाट इज दिस थिंग. लेट से अगर इमेजेस थे और एनिमल डाटा सेट था तो इट में आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज कैट और ए डॉग और ए पांडा, समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह के कामों में ये जो सारे हर नोड ये न्यूरॉन या है, ये न्यूरॉन्स बहुत सारे उनसे कनेक्टेड हैं लाइक आवर ब्रेन. तो इतने ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को इतना बड़ी प्रोसेसिंग करने की जरूरत पेश आती है. तो ये आपको पैरेलल जीपीयू बेस्ड प्रोसेसिंग काम आती है. इसमें ये खाली पिक्टोरियली दिखाया कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में अगर यहाँ 4 था और इसने पहचानना था इंटेलिजेंटली बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर पहचानना था तो फिर इस तरह हर लेयर पे किस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती है इसकी और फिर फाइनली इसको पहचानता है. Now we can conclude that we have said enough to convince you that it's a interesting, relevant area to learn in present time. कि हम faster networks, distributed systems, multiprocessor computer architectures को सीखना और parallelism का जानना for future, it's absolutely relevant and very important. So that is our conclusion of trying to convince you how important the field is. इस बात के बाद हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन उस डिवाइस का. हम एक्चुअली हमारा ये कोर्स एप्लीकेशंस का है कि वी विल सॉल्व lot of applications and problems
बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। तो हमारा फोकस कोर्स का यूजिंग एंड अप्लाइंग पर है, ठीक। तो इसमें जैसे अब आपने अगर जीपीयू को यूज करके ये सारे मसले हल करने हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया है, तो उसका एक लेवल मैंने आपको बताया था लर्निंग थ्रेड लेवल पैरेललिज्म के लिए। अगर NVIDIA के आप जीपीयूज यूज करो तो NVIDIA ने क्यूडा सी लैंग्वेज हमें दी है उसे यूज करने के लिए। तो आपको क्यूडा सी बेस्ड कोडिंग सीखनी पड़ेगी और उसको यूज करना पड़ेगा यूज करने के लिए। अच्छा, लेकिन लेकिन क्यूडा सी को NVIDIA का जीपीयू पर रन होता है तो हमें कुछ बैकग्राउंड जीपीयू की भी जाननी चाहिए। आप यूज क्यूडा सी करोगे मगर बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरेलल प्रोसेसिंग इज ए फील्ड जिसमें आप प्योर प्रोग्रामर नहीं बनते। मतलब आप ये नहीं कहते यार मुझे नहीं पता हार्डवेयर में क्या है, मैं तो बस कोड लिखता हूँ। नहीं, हर लेवल पे पैरेलल प्रोसेसिंग करने वाला आर्किटेक्चर पे नजर रखता है, आर्किटेक्चर के रिसोर्सेज को जानता है और उसके मुताबिक अपना पैरेलल कोड लिखता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग के कोड लिखने वाले को आर्किटेक्चर जिसके ऊपर वो लिख रहा है वो कोड, उसकी अवेयरनेस होना भी जरूरत होती है। इसलिए हम थोड़ा पहले जीपीयू को देखेंगे और फिर क्यूडा सी की प्रोग्रामिंग्स करेंगे। इस जीपीयू क्यूडा सी के काम के लिए मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था, जो बुक आप यूज करोगे वो ये है, प्रोग्रामिंग मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर्स, थर्ड एडिशन, हैंड्स ऑन अप्रोच बाय किर्क। We'll also put these books now, अब ये आपको यहाँ पे ये this book also on our Google Classroom। अच्छा, इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हो एज ए रेफरेंस NVIDIA की जो क्यूडा सी प्रोग्रामिंग गाइड है वर्जन 4 में भी, अब इसका और वर्जन 5 भी हो, लेकिन वर्जन 4 जो NVIDIA का है वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो। इस एरिया में हम शुरू में हेट्रोजेनियस कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस करके और जीपीयू के बारे में आर्किटेक्चर बताएंगे और फिर आपको क्यूडा सी सिखाई जाएगी। क्यूडा सी के सीखने में हम डेटा पैरेलल मॉडल्स सीखेंगे कि डेटा पैरेलल के मॉडल्स क्या होते हैं और उसकी क्यूडा के मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ये दो चीज़ें सीखेंगे। और फिर प्रॉब्लम्स हम हल करेंगे जो एप्लीकेशंस सीखने के लिए पहले 1D वेक्टर के एडिशन से शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, फिर 2D इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, फिर 1D एंड 2D कन्वोल्यूशन करेंगे, ये एप्लीकेशंस हैं। और फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। और फिर लेटर पार्ट में इसके बाद हम आपको जब MPI भी सिखा देंगे, लेटर पार्ट में MPI सिखाएंगे और फिर यही क्यूडा उस MPI के साथ भी इंटीग्रेट करने का तरीका एप्लीकेशंस में आप देखोगे। यानी यही सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पहले आप सिर्फ क्यूडा सी से सॉल्व करोगे और बाद में आप कहोगे कि अगर प्रॉब्लम इससे बड़े साइज का है तो आप पहले नोड लेवल पे प्रॉब्लम को MPI यूज करके ब्रेक करोगे और फिर क्यूडा इस्तेमाल करोगे। ये पार्ट हम लेटर करेंगे, अभी हम ये सारे प्रॉब्लम्स को क्यूडा सी से सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अब थोड़ा सा कि ये जीपीयू की क्या नीड आई और जीपीयू किस तरह हमारे इंटरेस्ट में आया पैरेलल प्रोसेसिंग वालों के, तो उसके एंगल से जीपीयू के ओके, ये पहले तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये था कि मैनी गेम्स प्रोवाइडर
games hardware manufacturer for games were there, जो जिन्होंने गेम्स की एप्लीकेशंस के लिए नीड थी, क्योंकि वो इमेजेस और वीडियोस को डील कर रहे थे, तो उन्हें नीड थी कि कोई बहुत हाई स्पीड प्रोसेसिंग एबिलिटी उनके पास हो। तो उन लोगों ने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए और अपने गेम्स की मशीन्स में उन्हें यूज किया, क्योंकि इमेज की रेंडरिंग और इस तरह के मामलात बहुत कॉस्टली थे और उन्हें हाई स्पीड पे काम करने थे, इसलिए उन्होंने इनको यूज किया। अच्छा, निविडिया उनमें से एक बिग प्लेयर थे जिन्होंने इसी तरह के ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए और गेम की डिवाइसेस में लोगों ने उनको यूज किया। मल्टीपल थ्रेड्स के जरिए से पैरेलल प्रोसेसिंग सुपर कंप्यूटर वाला क्राउड भी बहुत सालों से कर रहा था, लास्ट 20, 30, 40 years, not by GPU but by using very huge number of processing units in parallel। वो काम इस तरह कर रहे थे। सुपर कंप्यूटिंग वालों के पास आमतौर पर उसके अंदर हाई एंड यूजर्स थे, big businesses and maybe military. So they had a lot of money. So their solutions, while they developed new trends and technologies, but their solutions cost was very high क्योंकि money was available। ये जो गेम में यूज कर रहे थे लोग ग्राफिक प्रोसेसर, इसके जो यूजर्स थे they did not have lot of money, they were common people who were interested in playing those games but they didn't have lot of money, they are the mass crowd। इसके लिए इन लोगों ने जो ये जीपीयूज ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए, मास मार्केट होने का उन्हें बेनिफिट था कि वो अगर वो थोड़ा प्रॉफिट भी लें तो ह्यूज नंबर की वजह से पैसे बना सकते थे। इसलिए इनके जो प्रोसेसिंग यूनिट्स सेल हुए वो बहुत कम कीमत पर हो रहे थे। ये भी उतने ही पावरफुल थे मगर ये बहुत कम कीमत पर अवेलेबल थे। तो इसमें मगर ये क्लोज सिस्टम थे, ये खाली स्पेशलाइज्ड गेम्स रिलेटेड वीडियोस और ग्राफिक्स को जो प्रोसेस करने की बातें थी, सिर्फ उसकी वो इंस्ट्रक्शंस मिलती थी और वो प्रोसेस होती थी, ओपन जीएल वगैरह और इस तरह की चीजें। फिर जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी पीपल डोंट हैव लॉट ऑफ मनी, तो वन ऑफ द प्रोफेसर्स जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे थे और पैसे नहीं थे, so he tinkered around with these GPUs to solve his parallel processing problems, his specific parallel processing problem, and got some success. And then this thing was published and people came to know about this capability, and the NVIDIA, etc. also realized that we should open up our things to parallel GPU, to supercomputing people and get into that area and make a lot of money. So then they made NVIDIA, people made their systems open. Earlier they were closed systems. They were just giving instructions for games related processing, rendering, etc. So they made it an open system. They provided a general purpose access to these power of GPU for multiple threads. And they said, other than the games, you can solve any problem which supercomputing people were solving, any problem which could be speeded up by parallelism. And there they came with these GPUs जो अब present time में हैं, जिनको CUDA C के जरिए से आप anybody can use it, program it, and not only games can solve any high speed problem। ये इसका background था। तो अब इसको हम कहते हैं कि फिर ये from closed to open system इस तरह ये travel किया इसने। इसकी सक्सेस की एक वजह यह है कि टाइम के साथ लोगों को जब पैरेलल प्रोसेसिंग की नीड आई तो उनका पहला माइक्रोसॉफ्ट इन सब लोगों का पहला तरीका ये था कि उन्होंने कहा अच्छा भाई हमें पैरेललिज्म पे जाना है तो हम कोर्स की तादाद बढ़ा देते हैं और एक चिप में एक कोर की बजाय
2 कोर, 4 कोर, 8 कोर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. तो दे स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग. ओके, अब हम यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि उस मल्टीपल कोर के होते हुए वाई जीपीयू सक्सीडेड, क्योंकि इट हैड मच मोर पावर available in specialized areas even compared to multi-core systems for high speed computing. तो यहाँ आप थोड़ा सा कंपैरिजन आप अगली स्लाइड में देखेंगे कि हाउ कि अगर कंप्यूट करने के एंगल से इंटेल का i7 सिस्टम हो तो वो 100 गीगा फ्लॉप्स पे लेट से चलेगा, जबकि ये ओल्डर, ये असल में थोड़े से प्रीवियस जनरेशन के दोनों एग्जांपल हैं. NVIDIA का GTX 280 जो ये एक लो एंड आप समझिए कि सिस्टम है आजकल के हिसाब से, इट विल हैव 240 कोर. उसमें 4 कोर है, इसमें 240 कोर है. आप देखें कोर्स की तादाद और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूट कैपेबिलिटी वहाँ 100 गीगा फ्लॉप है, वहाँ यहाँ 1 टेरा फ्लॉप है. तो इवन it shines in front of multi-core system tremendously. इसी तरह मेमोरी बैंडविड्थ, जो सिस्टम मेमोरी है बिटवीन द प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, वो 60 गीगाबाइट्स पर सेकंड है. NVIDIA के GTX 200 के लिए इट इज 150 गीगाबाइट्स पर सेकंड. सो ये मेमोरी बैंडविड्थ भी मच लार्जर है. मगर मेजर बेस जिसकी वजह मैंने बताया था सक्सेस की ये थी कि ये जो थे NVIDIA के प्रोसेसर, क्योंकि गेम्स में यूज होते थे, तो इनके यूजर्स इंस्टॉल बेस जो थी वो वाज मच ह्यूज देन अदर्स. 200 मिलियन शिप्ड इन दैट टाइम दिस G80. यहाँ एक और कंपैरिजन हम दिखा रहे हैं कि पैरेललिज्म या कंकरेंसी का जब दौर आया और रेस शुरू हुई तो किस तरह ये दोनों एरियाज ने ग्रो किया. ये यहाँ पर इंटेल के सीपीयू जो कोर की तादाद बढ़ा के स्पीड इंक्रीज कर रहे थे, ये उनका टाइम फ्रेम दिखाया जा रहा है कि वो डुअल कोर आया, फिर क्वाड कोर आया, फिर 8 कोर आया, और उसमें जो गीगा फ्लॉप का स्पीड अप था वो इस तरह का उसका स्लोप था. ये डुअल कोर, 4 कोर, 8 कोर, इस तरह. और ये जो थे जीपीयूज, इनको जिस तरह इसको मल्टी कोर क्योंकि कह रहे थे लोग, सीपीयू में जब कोर्स ज्यादा हुई तो लोगों ने मल्टी कोर कहा, तो जीपीयू की कोर्स जब आना शुरू हुई तो लोगों ने इसको मल्टी कोर किया, मैनी कोर का नाम दिया. जीपीयू में कोर्स को हम मैनी कोर कहते हैं, मैनी कोर जीपीयू. ये दो मैन्युफैक्चरर्स के हैं, AMD और NVIDIA के यहाँ, बट दोनों का आप देखें कि कंपेयर टू मल्टी कोर, इनका जो गीगा फ्लॉप का प्लॉट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है. मतलब आप ये देखिए, ये बहुत ऑलमोस्ट इस लेवल पर है और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं दोनों, तमाम जितने जीपीयू वाले हैं. तो ये एक इसका गीगा फ्लॉप वाइज बहुत बिग परफॉर्मेंस गैप है इंप्रूवमेंट में. इसी तरह ये सुपर कंप्यूटर्स में जब ये ओपन हुए सिस्टम और सुपर कंप्यूटर वालों ने इसको हाथों हाथ लिया, NVIDIA grew in a big way by getting a piece in this huge market. और वहां पर usage of GPUs was also very large because the supercomputers use all things very large. You can see here this number of cores is also high, memory size, hard disk size, all those are very large. But we are focusing on that कि उस time frame में जब ये top, it won the competition, this Blue Water supercomputer at one time, a couple of years back, as the best supercomputer. So इसमें number of NVIDIA's, Kepler was at that time the high-end GPU. Now it is no more high-end. High-ends बहुत अब उससे आगे आ गए. तो वो वाले GPUs greater than 3000 GPUs. It's not number of threads जो यहाँ है. It is number of GPUs. Each GPU has thousands of threads. They use greater than 3000 GPUs in their supercomputer. तो ये आप इसकी इस्तेमाल में देख सकते हैं. अब इसकी रोशनी में थोड़ा सा हेट्रोजीनियस पैरेलल कंप्यूटिंग पर हम एक नजर डालते हैं कि ये क्या
चीज है जो आजकल पॉपुलर है। ये बहुत आजकल के डिजाइन कॉन्सेप्ट में हेट्रोजीनियस पैरेलल कंप्यूटिंग का टाइम है। पहले जमाने में इवन आप जब पैरेललिज्म करते थे तो आपने यहां से शुरू किया कि जैसे अभी मल्टी कोर है कि एक ही किस्म के 4 या 8 प्रोसेसर हैं और सारे काम वही करेंगे। ये होमोजेनियस पैरेलल प्रोसेसिंग थी कि एक ही किस्म के नोड और एक ही लेवल पे वो चल रहे हैं और वो 4 है या 8 है या 16 है और वो उस प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। लेकिन अब कोई भी रीजनेबली पावरफुल प्रैक्टिकल सिस्टम बनाने के लिए हम हेट्रोजीनियस पैरेलल कंप्यूटिंग यूज की जाती है। इस स्लाइड में मैं आपको एक सिंपल मोबाइल में यूज होने वाला SoC सिस्टम ऑन चिप कहलाता है। सिस्टम ऑन चिप ये है कि एक चिप में बहुत सारी कैपेबिलिटी कंप्लीट सिस्टम आप एक चिप में बनाते हैं, ये सिस्टम ऑन चिप है, ठीक है। अच्छा, ऐसी सिस्टम ऑन चिप में ये भी हो सकता है कि आप जैसे एक एग्जांपल सिंपल पास्ट में माइक्रो कंट्रोलर की थी कि आपने प्रोसेसर भी बनाया, मेमोरी भी दी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी दी, आईओ भी दिया। ये एक बिफोर SoC एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट था। आजकल के टाइम में सिस्टम ऑन चिप ओके। तो जो प्रेजेंट टाइम में चिप में सिस्टम देने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप सारे प्रॉब्लम एक ही किस्म के स्ट्रक्चर पर सॉल्व नहीं करते। आप ये कहते हैं कि जो भी बेस्ट मैच है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो उस जगह जाके सॉल्व हो। तो इस अप्रोच में ये जो हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑन चिप की अप्रोच है, इसमें ये आप देखोगे कि इधर पहला ये लेटेंसी कोर का नाम जहां लिखा हुआ है, ये लेटेंसी कोर ये है जो हमारे मल्टी कोर आपके हैं, यानी इंटेल के मल्टी कोर सिस्टम्स 4 कोर 8 कोर, ये क्योंकि लेटेंसी को स्पीड अप करके आपको पैरेललिज्म देते हैं तो इनको हम लेटेंसी कोर कहते हैं। तो ये मल्टी कोर सिस्टम है यहाँ पर जो ये नजर आ रहा है। फिर इधर ये थ्रूपुट कोर जो है ये वो जीपीयू वाले कि आपको जीपीयू के जरिए से लार्ज नंबर ऑफ कोर जो डाटा पैरेललिज्म का प्रॉब्लम है वो आप इस पे सॉल्व करें, जिसमें डाटा पैरेललिज्म, इमेज वगैरह। फिर इसके नीचे ये है कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक कोड, ये FPGAs अगर आप लोग कोई उस डोमेन में देखें, जो हार्डवेयर में आप हार्डवेयर को अरेंज करते हो अपने प्रॉब्लम की स्ट्रक्चर के मुताबिक और उसे रिकॉन्फ़िगर करके आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो ये FPGA बेस्ड यहाँ पर
फैसिलिटी है टू स्पीड अप द प्रॉब्लम, ये कॉन्फ़िगरेबल कोर्स। फिर ये है, इस तरफ आपको डीएसपी कोर्स नजर आ रही है। डीएसपी कोर्स ये है कि आप डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारी कम्युनिकेशन के डोमेन में डीएसपी, जिसमें मैक ऑपरेशन हमें फास्ट सॉल्व करना होता है, उसके लिए आप ज़्यादा डीएसपी फोकस्ड, डोमेन फोकस्ड प्रोसेसर्स बनाते हो। तो ये डीएसपी कोर्स हैं जिस पर वो प्रॉब्लम एफएफटी और वो इस्तेमाल करेंगे, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसी तरह फिर ये राइट साइड पर हार्डवेयर आईपीज हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेक, एसेक लाइक चीज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। और इसी तरह ये फिर ऑन चिप मेमोरीज हैं और ये सिस्टम बस है। तो आप देख रहे हो एक सिस्टम ऑन चिप, एक चिप में मोबाइल की ये मल्टीपल टाइप प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं। जिस वक्त प्रॉब्लम की नेचर जिस स्ट्रक्चर से मैच करती है वो उस पे जाकर सॉल्व होती है। ये कॉन्सेप्ट है हेटेरोजेनियस पैरेलल कंप्यूटिंग का। और ये चीज फिर क्लाउड से कनेक्टेड होती है जिसमें इसी तरह का डाटा सेंटर्स और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, ओके। ये फिर हेटेरोजेनियस पैरेलल कंप्यूटिंग जो मैंने अभी बताई कि आजकल यूज होती है, ये खाली लिस्ट किए हुए लॉट ऑफ फील्ड्स जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, बट स्पेशली हेटेरोजेनियस पैरेलल कंप्यूटिंग और उसकी जो अभी पब्लिकेशंस सबमिशंस हैं जीपीयू कंप्यूटिंग जेम्स के नाम से, वो यहाँ वो सारे एरियाज लिस्टेड हैं जिनमें ये इस्तेमाल हो रहा है। You can see it includes all the major interesting areas of present time. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अब हमें ये सब इंट्रोडक्टरी हो गया। अब हम, ये हमारा लर्निंग का तरीका होगा जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि हेट्रोजीनियस पैरेलल कंप्यूटिंग हमारे डोमेन में, इसका मतलब हेट्रोजीनिटी का मतलब ये है। अभी तो मैंने एक हेट्रोजीनियस का मॉडल दिखाया है जिसमें तमाम लेवल्स की हेट्रोजीनिटी थी कि एफपीजीए तो एसएक तो डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर डीएसपी वगैरह। मगर हमारे डोमेन में जो हम इस कोर्स में जितनी हेट्रोजीनिटी कवर करेंगे वो ये है कि हमारे यहाँ लेवल ऑफ हेट्रोजीनिटी के बेस पर है कि हमारे लोएस्ट लेवल पे जो थ्रेड डाटा थ्रेड्स हैं, पिक्सल्स ऑफ एन इमेज एटसेट्रा, उनको पैरेलल में प्रोसेस करने के लिए हम प्लेटफॉर्म वाइज जीपीयू और प्रोग्रामिंग वाइज क्यूडासी इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इससे नेक्स्ट लेवल हमारा ये है कि जैसे मैंने बताया हमारी मशीन में एक नोड में ही मल्टी कोर प्रोसेसर लगे हुए हैं और जीपीयू है। तो वो जीपीयू, इस किस्म की डाटा पैरेलल चीजें जीपीयू के हवाले की जाती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए क्यूडासी इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल हमारा जो लर्निंग में होगा वो मल्टी कोर सिस्टम्स जो हमने बताया, जैसे इंटेल के क्वाड कोर 8 कोर, उनको यूज करके किसी चीज को पैरेलल में करना। तो मल्टी कोर एसएमपी सिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसर, इनको यूज करना है। इसकी हम देखेंगे स्ट्रक्चर और इसको प्रोग्राम करने के लिए ओपन एमपी इस्तेमाल करेंगे। और उससे नेक्स्ट लेवल पर ये नोड्स, ये हमने अभी ये डायग्राम में शो किया है, ये हमारे वो नोड्स हैं जो एक इंटरकनेक्शन स्विच के जरिए से क्लस्टर बना रहे हैं। तो ये क्लस्टर सिस्टम, इसमें प्रॉब्लम को ब्रेक करके सॉल्व करने के लिए हम एमपीआई यूज करेंगे। और इस क्लस्टर के हर नोड पर मल्टी कोर है और जीपीयू है। इस तरह ये हमारा हेट्रोजेनिटी का मॉडल जो हम इस कोर्स में सीख रहे हैं वो ये है। और हम वन बाय वन इनको लेंगे। सबसे पहले हम ये लोएस्ट लेवल जो है मल्टीपल थ्रेड लेवल पैरेललिज्म, डाटा पैरेललिज्म यूजिंग जीपीयू एंड क्यूडासी, इसको एड्रेस करेंगे। ओके, तो पहले थोड़ा सा आर्किटेक्चरली हम देख लें
difference of GPU from let's say CPU which we already know of. तो हमें पहले थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि what is architecturally so much different in GPU versus CPU and working application role में क्या फर्क है. अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है. ये CPU है, अच्छा ये GPU है. ये CPU जो है इसकी अप्रोच बेसिकली कंट्रोल पैरेललिज्म है और GPU की अप्रोच डेटा पैरेललिज्म है. क्या मतलब कि CPU ये करेगा कि अगर एक थ्रेड आ रहा था, एक काम कर रहा था, तो वो पूरा कंट्रोल के कई थ्रेड्स बना देगा. यानी एक प्रोग्राम का फ्लो था, इट विल स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल प्रोग्राम फ्लोज. तो कंट्रोल लेवल पर आप स्प्लिटिंग या पैरेललिज्म करते हैं CPU में. जबकि GPU ये करता है कि लेट्स से इन मल्टीपल थ्रेड्स में से कोई एक थ्रेड को फर्दर डेटा की पैरेललिज्म की जरूरत पड़ी. फर्स्ट को ये थ्रेड अब चल रहा था, ये ऊपर से एक थ्रेड आया, यहाँ CPU ने उसको कई थ्रेड्स में मल्टीपल कोर में कर दिया. कोई एक थ्रेड को एक इमेज प्रोसेस करने की जरूरत पेश आई और उसने कहा मैं इस इमेज के हर पिक्सल को पैरेलल में प्रोसेस करना चाहता हूं. तो ये एक थ्रेड ये काम एक GPU को देगा जो उसके हर पिक्सल को पैरेलल में प्रोसेस कर देगा. तो इसलिए इसको हम कहते हैं डेटा पैरेलल. CPU जो है वो कंट्रोल पैरेलल, पूरा कंट्रोल को कई थ्रेड्स बना दिए, और GPU जो है वो डेटा के पैरेललिज्म को हैंडल करता है. इस अप्रोच से जो CPU का अप्रोच है वो कहती है कि मैंने लेटेंसी को रिड्यूस करके स्पीड बढ़ानी है. तो ये लेटेंसी ओरिएंटेड है. लेटेंसी ओरिएंटेड क्या है कि इसकी तमाम कोशिश ये होती है क्योंकि इसने एक फ्लो को तेज करना है, तो ये करता है कि इसकी ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है. तो ये सारे तरीके इख्तियार करता है कि एक इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन के दरमियान जो लेटेंसी या डिले है उसको कम कर दे और इस तरह बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रन कर सके. तो ये इस तरह से बिटवीन टू इंस्ट्रक्शन टाइम को रिड्यूस करता है जिसको लेटेंसी कहते हैं, टू स्पीड अप. उस टाइम रिड्यूस करने में ये भी है जैसे कि कैश मेमोरी है कि डेटा को हासिल करने के लिए मेन मेमोरी पे जाने में टाइम लग रहा था, तो आपने वो डेटा कैश से ले लिया, ठीक है, या रजिस्टर से ले लिया. इस तरह ये ऐसे तरीके इख्तियार करके डिले बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस को कम करता है, लेटेंसी को कम करता है और स्पीड बढ़ाता है. अच्छा, GPU की अप्रोच मुख्तलिफ है. ये कहता है कि बिटवीन वन एंड अदर इंस्ट्रक्शन बेशक मुझे थोड़ा सा टाइम, ही इज नॉट वेरी गुड एट दैट, तो बेशक इंटर इंस्ट्रक्शन टाइम मेरा हल्का सा ज्यादा ही हो, डजंट मैटर, मगर मैं जब कोई एक इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर रहा हूं तो लेट्स से बजाय इसके कि मैं एक इमेज के 1000 पिक्सल्स पे मेरी इंस्ट्रक्शन जो फॉर लूप की थी वो एक इमेज के 1000 पिक्सल पे बारी बारी पहले पिक्सल पे जाती, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे. ये कह रहा है कि मैं ये नहीं करता, मैं सारे थ्रेड्स पैरेलल में हर पिक्सल पे अप्लाई कर दूंगा. बेशक मेरी ये एक इंस्ट्रक्शन स्लो एग्जीक्यूट हो, लेकिन क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स पे पैरेलल में एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इट विल गेन मच मोर थ्रूपुट. यानी मेरे इमेज को प्रोसेस करने का थ्रूपुट बहुत हाई होगा. अगर मेरे एक इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन का टाइम स्लो भी है, मगर एक इंस्ट्रक्शन पैरेलल में बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर देता है तो थ्रूपुट विल स्टिल बी फास्टर. तो ये थ्रूपुट ओरिएंटेड है. इसका फोकस है कि मैं थ्रूपुट बढ़ा लूं. अगर मेरे लेटेंसी बिटवीन एक और दूसरी इंस्ट्रक्शन कम भी हो तो वो थोड़ी सी कम होगी और ये थ्रूपुट 100,000 टाइम्स फास्ट होगी. इसका अप्रोच थ्रूपुट ओरिएंटेड है लेटेंसी ओरिएंटेड की बजाय. ये इनके दो मेजर आपस में डिफरेंसेस हैं. इस वजह से इनका जो लेआउट है इंटरनल
वो भी डिफरेंट है। इनका फोकस लेटेंसी रिड्यूस करने के लिए बाय यूजिंग लार्ज कैश मेमोरी, बाय यूजिंग लॉट ऑफ एरिया फॉर कंट्रोल एफिशिएंसी, कि आपने अगर ब्रांच प्रिडिक्शन करनी है तो आप बड़ा कॉस्टली किस्म का कंट्रोल यहाँ बनाओगे। बाय यूजिंग जब ये काम आप कंट्रोल हैवी बना देते हो और इस तरह की चीजें जैसे कैश मेमोरी का साइज बढ़ा देते हो और मे बी वाइडर रजिस्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो फिर आपके पास प्लेस फॉर ALUs कम रह जाती है। तो ये मल्टी कोर सिस्टम जो है CPU के, फिर वो थोड़े से एरिया पे ALUs इस्तेमाल करते हैं, 2-4 टाइप के। ये है मल्टी कोर सिस्टम या CPUs। अच्छा, GPU वाले कहते हैं कि मैंने कंट्रोल को हैवी नहीं करना, मैंने वहाँ ब्रांच प्रिडिक्शन और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं डालनी, सिंपल कंट्रोल रखना है कि डाटा के पे कोई चीज़ें हैं तो उनको मैंने प्रोसेस फास्ट करना है हर थ्रेड में। तो इसको ज़्यादा खर्च हो रहा है थ्रेड्स की मैनेजमेंट पे, थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स है, उनको मैनेज कर रहा है। हर थ्रेड बड़ा सिंपल काम कर रहा है, इट्स नॉट लाइक पावरफुल लाइक दिस कंट्रोल, सिंपल कंट्रोल बट थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स इन पैरेलल। इसने कैश को भी कम एरिया दिया है। ये रजिस्टर का एरिया इसलिए बढ़ेगा कि इसके अब ये जो कोर का साइज है यहां पर फिर भी कम दिखाए हुए हैं, दैट इज मच लार्जर, नंबर ऑफ ALUs या कोर्स इज मच लार्जर, थाउजेंड्स ऑफ देम। तो इसलिए हर एक के अपने कुछ रजिस्टर्स भी होंगे तो ये रजिस्टर का साइज इसमें ज्यादा होगा। कैश इन स्पाइट ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ कोर्स, कैश का साइज बहुत छोटा है क्योंकि ये मेन इवन मेमोरी के पैरेललिज्म से फायदा उठा लेता है बाय यूजिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ कोर्स। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अरेंजमेंट और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अरेंजमेंट में डिफरेंस है आर्किटेक्चरली। यहां पर यही बातें जो मैंने आपको भी समझाई, यही डिटेल में बताई गई हैं कि CPU जो लेटेंसी ओरिएंटेड है उसके डिजाइन में लार्ज कैशेस हैं तो लॉन्ग डिलेज जो लेटेंसी के मेमोरी एक्सेस के थे उसको कम करता है। सोफेस्टिकेटेड कंट्रोल है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ब्रांच प्रेडिक्शन को रिड्यूस करना, डाटा को फॉरवर्ड करना ताकि लेटेंसी कम हो, इस तरह की फैसिलिटीज हैं। और ALUs इसके बड़े पावरफुल हैं ताकि वो तेजी से प्रोसेस करें और लेटेंसी कम हो। तो इसके तमाम अप्रोचेस में लेटेंसी कम है, ये इसका तरीका है। ये आप देख रहे हैं कैश, फिर ये DRAM, ये ALUs और कंट्रोल। ओके, ये हमने देख लिए इसके, ये हमने अभी डिस्कस किए थे CPU के। GPU में यही चीजें जो कि थ्रूपुट ओरिएंटेड है, यहाँ हम देख रहे हैं कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ ALUs ताकि हाई थ्रूपुट डाटा प्रोसेसिंग मिले। आप ये देखिए GPU में ये हैं ग्रीन जो है, दे आर ALUs। अब ये मेजर एरिया आपका चिप का ALUs ऑक्युपाई कर रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ कोर्स इज वेरी लार्ज और ये थ्रूपुट हासिल करना चाहता है, इसलिए इसने नंबर ऑफ कोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जबकि हर यहाँ कोर्स के लिए आप देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स और ये जो है कैश वो बहुत कम है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया जो है वो आपने मल्टीपल कोर्स के लिए बहुत बड़ा एरिया को यूज कर लिया। और ये फिर वो कॉमन DRAM है जो ये सारे कोर्स इस्तेमाल करते हैं। इवन ये रैम शेयर्ड मेमोरी मॉडल है और ये सारे कोर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखें लार्ज नंबर ऑफ ALUs फॉर हाई थ्रूपुट, स्मॉल कैशेस टू बूस्ट मेमोरी थ्रूपुट,
सिंपल कंट्रोल, इसके अंदर कंट्रोल कॉस्टली नहीं है जैसे उसमें था। कंट्रोल के अंदर कोई ब्रांच प्रिडिक्शन के एल्गोरिदम और कोई डेटा फॉरवर्डिंग की कैपेबिलिटी जो उसमें थी वो आपने नहीं डाली। यू सेव स्पेस ऑफ योर कंट्रोल पार्ट हियर एंड हियर, बट यू स्पेंड लॉट ऑफ स्पेस ऑन लार्ज नंबर ऑफ कोर्स। तो फिर इसके अंदर मैसिव नंबर ऑफ थ्रेड्स आप इस्तेमाल करते हैं ताकि लेटेंसी का इशू कम हो। अगर लेटेंसी ज्यादा भी है तो बिकॉज ऑफ मैसिव नंबर ऑफ थ्रेड्स आप स्पीड गेन बहुत ज्यादा लेते हो। इसकी ये अप्रोच है। अच्छा, अब हम कहें कि फिर क्या करें, सीपीयू यूज करें या जीपीयू यूज करें? एक्चुअली क्योंकि दोनों के अपने अपने रोल हैं जिसमें वो स्ट्रांग है। सीपीयू कंट्रोल के एरिया में पावरफुल है, कम लेटेंसी की जगहों पे उसका इस्तेमाल है, और जीपीयू थ्रूपुट में तेज है और डेटा पैरेललिज्म में उसकी स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम हेटेरोजेनियस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसमें सीपीयू भी होगा और जीपीयू होगा। दोनों का अपना अपना रोल है। हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सीपीयू सिर्फ इस्तेमाल करो या जीपीयू सिर्फ इस्तेमाल करो, नहीं। आपका प्रॉब्लम आया और लाइक हेटेरोजेनियस प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर वो कंट्रोल ओरिएंटेड है, सिक्वेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप सीपीयू को दे दें। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से, लेटेंसी बेहतर होने से वो अच्छा सॉल्व करेगा। लेकिन जब ये सीक्वेंशियल प्रॉब्लम को रास्ते में एक डेटा पैरेलल इमेज या मैट्रिक्स मिले तो वो डेटा पैरेलल इमेज या मैट्रिक्स फौरन जीपीयू के हवाले करे और वो एज ए एक्सेलरेटर और को प्रोसेसर उसको तेजी से सॉल्व करके इसके हवाले कर दे। तो आपका कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आपका प्रोग्राम सीपीयू में चलता है और वो एज रिक्वायर्ड बार बार अपने डेटा पैरेलल पोर्शन जीपीयू से सॉल्व करवाता है। तो हम कह रहे हैं सीपीयू फॉर सीक्वेंशियल कंट्रोल पार्ट्स, where latency matters. CPU can be faster than GPU for sequential code, and GPU is for parallel data parallel parts where throughput matters, and GPU can be faster than CPU for data parallel code. तो इस तरह दोनों को मिला के हम यूज करेंगे। ये हमारी हेटेरोजेनिटी का तरीका है। अब यहाँ पर हमारा आर्किटेक्चर ऑफ जीपीयू जितना इस स्टेज पे सीखना चाहते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल यूज दिस जीपीयू बाय प्रोग्रामिंग थ्रू क्यूडा सी कोडिंग। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट क्यूडा सी फॉर प्रोग्रामिंग दिस जीपीयू फॉर सॉल्विंग आवर पैरेलल प्रॉब्लम। ओके, आपको क्यूडा सी से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैकग्राउंड में आपका सी से प्रॉब्लम सॉल्व करने की अप्रोच जो सीक्वेंशियल थी वो इन मेजर प्रॉब्लम्स में लाइक एडिंग ऑफ वेक्टर्स, एडिंग ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लाइंग ऑफ मैट्रिसेस आने चाहिए बैकग्राउंड में। तो अगर आपने सी या सी प्लस प्लस को सीखते वक्त इन प्रॉब्लम्स पे तवज्जो नहीं की थी तो यू शुड क्विकली रिफ्रेश योर दैट बैकग्राउंड नॉलेज and we will help you by first solving the same problem जो हम क्यूडा सी से आपको करवाना चाहते हैं। पहले आपको हम कहेंगे कि आप सी प्लस प्लस में इसका कोड लिखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, पहले आप बताओ कि आप सी प्लस प्लस में कैसे करते हो। फिर हम आपको बताएंगे कि अगर सी प्लस प्लस में आप ऐसे करते थे तो आप देखें क्यूडा सी में इसको कैसे करेंगे और हाउ मच स्पीड अप यू विल गेन। इस तरह हमारा ये प्रोसेस चलेगा। तो अब now our lab engineer is back now, so अब हमारी जो normal labs हैं scheduled as per timetable वो अब conduct होंगी from the next due labs on Wednesday and Thursday, and you should be ready with this C and C++ for solving such problem जो मैंने यहाँ क्यूडा C के लिए आपको list की थी। Okay, all right, Allah Hafiz. And see you next. We will upload the lectures also. Our lab engineer is back. He will upload the lecture on YouTube also. Okay. All right. Any question? सर ये लास्ट जो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल किया ये दोहराना सर, रिपीट करना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ
कि हमें आपको जीपीयू पे क्यूडा सी के जरिए पैरेलल प्रोग्रामिंग कराएंगे फॉर दोज प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में लिस्ट की थी, एडिंग ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लाइंग ऑफ मैट्रिसेस, कैरिंग आउट द ठीक है। कन्वोल्यूशन। ये हम प्रॉब्लम्स आपको पैरेलल में क्यूडा सी से सिखाएंगे, मगर इसके लिए आपको ये सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक एडिंग ऑफ वेक्टर्स, एडिंग ऑफ मैट्रिसेस, ये चीजें सी प्लस प्लस के टाइम में सीखी भी होनी चाहिए। आप उनको रिफ्रेश करें और रेडी रहें, ताकि जब हम आपको क्यूडा सी में सिखाने लगें आपकी बैकग्राउंड में वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज मौजूद हो। वो नॉलेज का होना कि सी प्लस प्लस में कैसे वेक्टर्स को ऐड करते थे, वो आपको हेल्प करेगा क्यूडा सी में इस प्रॉब्लम को क्यूडा सी में सीखने में। तो मैं ये कह रहा था कि मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस, एडिंग मैट्रिसेस, एडिंग वेक्टर्स, इन सी प्लस प्लस आप अपना रिवाइज और रिफ्रेश करें, ताकि जब हम अभी नेक्स्ट लेक्चर से क्यूडा सी में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें तो आपको बैकग्राउंड में वो हेल्प करेगा। ये मैं कह रहा था। ओके, ऑलराइट, ठीक, समझ आ गई बात? यस सर। ओके, थैंक्स सर। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यस सर। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।